हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद विकास। मेरा नाम कीर्ति है और आज मैं संधि के भेद के बारे में बात करूंगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने संधि के भेद का जो पहला टॉपिक था स्वर संधि, उसके बारे में पढ़े थे। आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन संधि की कि व्यंजन संधि होता क्या है। स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन शब्दों के परस्पर मेल होने से या व्यंजन शब्दों के साथ ही परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि स्वर के साथ अगर क्या लगा हो, व्यंजन हो, स्वर के बाद अगर व्यंजन आए, ठीक है, या फिर व्यंजन के बाद स्वर आए, या फिर व्यंजन पदों के बाद व्यंजन पद ही आए, ठीक है, व्यंजन पद ही आए, तो इनके मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। आइए बात करते हैं कि व्यंजन संधि में परिवर्तन होते कैसे हैं या फिर उसके भेद के बारे में। तो जो पहला व्यंजन संधि है वो है सचुत्व संधि। तो जो पहला व्यंजन संधि का प्रकार है वो है सचुत्व संधि। इसका सूत्र क्या होता है, स्तो सचु नाश्चु। क्या होता है, स्तो सचु नाश्चु। अब बात करते हैं सचुत्व संधि की, होता क्या है। तो जब दंत स या त वर्ग के बाद तालव्य श या च वर्ग आता है तो दंत स के स्थान पर क्या हो जाता है, तालव्य श, और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि जब दंत श या त वर्ग के बाद क्या है, या त वर्ग के बाद तालव्य श या च वर्ग आता है तो दंत स जो होता है वो तालव्य श में और त वर्ग जो होता है वो च वर्ग में बदल जाता है। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि दंत श के बाद तालव्य श या च वर्ग आए तो देखिए दंत श के बाद क्या है, तालव्य श और च वर्ग, और च वर्ग का उच्चारण भी कहाँ होता है, तालु से होता है। इसलिए दंत श के बाद अगर तालव्य श या च वर्ग आता है तो ये किस में बदलेगा, तालव्य श में ही बदलेगा। ठीक, ये और एक चीज़ हम क्या कह सकते हैं कि यदि त वर्ग के बाद हमारा तालव्य श या च वर्ग आता है तो त वर्ग किस में बदल जाएगा, च वर्ग में बदल जाएगा। देखिए यहाँ दंत स के बाद स या च वर्ग आ रहा था तो स में बदलेगा, और जो वर्ग है वो त वर्ग जो है वो च वर्ग में बदलेगा। अब त वर्ग जो है वो च वर्ग में बदलेगा कैसे, तो त वर्ग का देखिए क्या होता है वर्ण, त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण होते हैं। च वर्ग के क्या होते हैं, च, छ, ज, झ और इया, ये 5 वर्ण च वर्ग के होते हैं। तो बदलता कैसे है त वर्ग, त वर्ग का जो पहला वर्ण है वो च वर्ग के पहले वर्ण में, फिर त वर्ग का दूसरा वर्ण यानी कि थ, ये च वर्ग के दूसरे वर्ण में यानी कि छ में, इसी तरीके से तीसरा द ज में, और चौथा ध झ में, और न इया में बदल जाता है। इसी तरीके से परिवर्तन होता है। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है रामस धन सेते। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा दंत स है उसके बाद क्या आया है, तालव्य श आया है। और रूल क्या कहता है कि अगर दंत स के बाद तालव्य श आता है तो दंत स तालव्य स में चेंज हो जाता है, यानी कि ये वाला श दंत श इस तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रामस सेते। तो रामस प्लस सेते का संधि क्या हो जाएगा, रामस सेते। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने लिखा उत धन छल। अब देखिए यहाँ पे पहले उत में क्या है, त वर्ग है, ठीक है, त वर्ग है, और छल में क्या है, छ है, और छ कौन सा वर्ण है, च वर्ग का ही दूसरा वर्ण है। देखिए च वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो रूल क्या कहता है कि अगर त वर्ग के बाद च वर्ग आ जाए तो त वर्ग च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये त वर्ग च वर्ग में परिवर्तित होगा, और कैसे परिवर्तित होगा, त वर्ग का जो पहला वर्ण है वो त है, और त जो है वो च वर्ग के पहले वर्ण अर्थात च में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा च। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उ आधा च छ
ल उच्छल, ठीक है। तो उच्छल का संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन छल। अब जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो है रामस धन चिनीति, ठीक है, क्या है, चिनीति। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स वर्ग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा दंत स है, दंत स के बाद क्या है, च वर्ग आया है। च छ ज यहाँ होता है, च वर्ग के वर्ण होते हैं, तो पहला ही वर्ण च आया है। तो जब स के बाद च वर्ग आ जाता है तो भी स हमारा किस में बदलता है, तालव्य श में बदलता है, अर्थात ये दंत श हमारा तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रामस चिनीति। तो आप कैसे सचुत्व संधि को समझ सकते हैं, आप देखिएगा कि जिस भी शब्द में पहला वर्ण आधा हो, ठीक है, पहला वर्ण जो है वो आधा हो और दूसरा वर्ण या तो श होगा, तालव्य श होगा, या च वर्ग का कोई भी वर्ण होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है हमारा सचुत्व संधि है। हमारा जो सेकंड है संधि वो है सटुत्व संधि। इसका सूत्र क्या होता है, स्तो सटुनाष्टु। क्या होता है, स्तो सटुनाष्टु। अब इस संधि के अंतर्गत बात करते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, यदि श या त वर्ग के बाद श, कौन सा स, दंत श, यदि दंत श और त वर्ग के बाद मूर्धन्य श या ट वर्ग का योग हो तो जो हमारा दंत श होता है वो मूर्धन्य श में और जो हमारा त वर्ग होता है वो ट वर्ग में बदल जाता है। तो मैंने क्या कहा कि यदि दंत श या त वर्ग के बाद मूर्धन्य श या ट वर्ग आए तो हमारा दंत श मूर्धन्य श में और हमारा त वर्ग जो होता है वो ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ट वर्ग जो होता है इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है, ठीक है। तो आप ऊपर वाले में जो पढ़े थे सचुत्व संधि, उसमें क्या था कि दंत श के बाद तालव्य श आया था, इसलिए वो तालव्य श में परिवर्तित हो गया था। लेकिन और त वर्ग च वर्ग में, क्योंकि च वर्ग का उच्चारण भी किससे होता है, तालु से होता है, तो तालु वाले जो भी वर्ण है या जो भी वर्ग हैं वो एक तालु वाले में ही चेंज होंगे। अब यहाँ पे मूर्धा से रिलेटेड बात हो रही है, तो दंत श के बाद जब मूर्धन्य श आता है तो वो मूर्धा स में, और त वर्ग के बाद ट वर्ग आता है तो वो ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि दंत श के बाद मूर्धन्य श या ट वर्ग आए तो दंत श मूर्धन्य स में ही परिवर्तित होगा, और या फिर त वर्ग के बाद मूर्धन्य श या ट वर्ग आ जाए, दोनों में से कुछ भी आए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आए तो त वर्ग हमेशा किस में चेंज होगा, ट वर्ग में ही चेंज होगा। अब किस तरीके से चेंज होगा, तो देखिए त वर्ग का वर्ण कौन कौन से होते हैं, त, थ, द, ध और न होता है, और ट वर्ग के क्या होते हैं, ट, ठ, ड, ढ और अड़। तो ये कैसे परिवर्तित होंगे, त वर्ग का जो पहला वर्ण है वो ट वर्ग के पहले वर्ण में, त वर्ग का जो दूसरा वर्ण है थ वो ट वर्ग के दूसरे वर्ण यानी कि ठ में, इसी तरीके से तीसरा द ड में, चौथा ध ढ में और न ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पहला, धनुष धन टंकार, टंकार। अब आप देख सकते हैं कि धनुष ये दंत श है, ठीक है, स क्या है, दंत श है, उसके बाद क्या आया है, ट वर्ग आया है, ठीक है। तो दंत श के बाद जब ट वर्ग आता है तो दंत स किस में बदल जाता है, मूर्धन्य श में बदल जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, धनुष टंकार, धनुष टंकार। फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है तत् धन टीका। तो देखिए ये त वर्ग है और त वर्ग के बाद क्या आया है, ट वर्ग आया है, ट वर्ग आया है। तो त वर्ग के बाद जब ट वर्ग आता है तो त वर्ग ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, और त वर्ग का ये पहला ही वर्ण है त, तो ये ट वर्ग के पहले ही वर्ण ट में परिवर्तित हो जाएगा, तो त मेरा बदल जाएगा ट में, तो ये हो जाएगा तट्टिका। जो हमारा थर्ड संधि है वो है अनुस्वार संधि। तो इसका सूत्र क्या होता है, मुंह अनुस्वार। देखिए ये अवग्रह का चिन्ह है, लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो अ की तरह ही होता है, ठीक है। अब अनुस्वार संधि होती क्या है,
तो देखिए यदि म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो जो म होता है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, या फिर बाद वाला जो वर्ण होता है उसके वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? यदि म के बाद कोई व्यंजन आ जाए, ठीक है, कोई भी व्यंजन आ जाए, चाहे वो स्पर्श हो चाहे अंतस्थ हो, कोई भी व्यंजन आ जाए तो म जो होता है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। और अनुस्वार का चिन्ह आप लोगों को पता ही है कि कैसे लगाया जाता है। या फिर क्या होता है, यदि म के बाद कोई व्यंजन है तो ये तो अनुस्वार में बदलेगा, या जो बाद वाला व्यंजन है उसके पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, पांचवें वर्ण में। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है सम धन काय। तो देखिए यहाँ पे म के बाद क्या आ रहा है? क आ रहा है। क कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। तो रूल क्या कहता है कि यदि म के बाद कोई भी व्यंजन हो तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये जो म है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? संकाय। ठीक है, तो इसकी संधि क्या हो गई? संकाय। या फिर बाद वाला जो व्यंजन है उसके पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो क वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? क ख ग घ अंग। अंग है तो म किस में परिवर्तित हो जाएगा? अंग में। तो म जो है, म की जगह हम क्या लिखेंगे? अंग लिखेंगे। और काय, सडकाय या संकाय। ठीक है, हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है सम धन बंध। अब देखिए यहाँ पे म के बाद क्या आया है? ब आया है, यानी कि प वर्ग का तीसरा वर्ण आया है। ठीक, और ये भी क्या? स्पर्श व्यंजन है। तो म के बाद जब व्यंजन आता है तो ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? संबंध। या फिर बाद वाले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाना। तो बाद वाला जो वर्ण है ब, वो प वर्ग का है, और प वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? म होता है। प फ ब भ म होता है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं संबंध। तो देखिए जो अनुस्वार संधि होता है ये बहुत ही इजी होता है, क्योंकि सिर्फ म के स्थान पे आपको अनुस्वार लगाना होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है यूपी टेट के लिए। लास्ट अगर मैं बात करूँ 2019 की, तो उसमें 2018 में करीब 2 से 3 क्वेश्चन अनुस्वार संधि से पूछा गया था। तो अनुस्वार संधि से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं अनुनासिक संधि की। तो इसका सूत्र क्या होता है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसका सूत्र यही होता है। ठीक, तो इसमें होता क्या है? यदि पांचों वर्ग का कोई व्यंजन आ जाए, ठीक है, पांचों वर्ग का कोई भी व्यंजन हो और उसके बाद अनुनासिक आ जाए। अनुनासिक क्या होते हैं? 5 होते हैं, इया म अंग ड न। ठीक, तो पांचों वर्ग के व्यंजन के बाद अगर अनुनासिक आ जाता है तो वो जो व्यंजन वर्ण होता है जिस भी वर्ग का होता है उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं अनुनासिक संधि। तो मैंने क्या कहा कि अगर पांचों वर्ग का कोई भी व्यंजन हो उसके बाद अनुनासिक आ जाए, अनुनासिक आप देख सकते हैं ये 5 होते हैं, तो ये वाला जो व्यंजन होता है जिस भी वर्ग का व्यंजन होगा उसके पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है तत् धन मात्रम। तत् धन मात्रम। तो देखिए तत् जो है, तत् में जो त है ये त वर्ग है, और त वर्ग हमारा चौथा वर्ग होता है। 5 वर्ग होते हैं हमारे, क च ट त प। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं जिसमें चौथा वर्ग है त वर्ग। तो त वर्ग का पहला वर्ण आया है। ठीक, उसके बाद क्या आया? अनुनासिक क्या आया है? म आया है। उसके बाद अनुनासिक म आया है। तो देखिए जिस भी वर्ग का व्यंजन है, अब ये त वर्ग का व्यंजन है तो वो उसी वर्ग क्या है? पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो त वर्ग का पांचवा अक्षर होता क्या है? त थ द ध न होता है। तो यानी कि जो त है वो न में परिवर्तित हो जाएगा, आधे न में। तो इसको हम लिख सकते हैं तन मात्रम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वाक धन मायम। तो देखिए ये पहला ही वर्ग है क वर्ग, और क वर्ग का पहला वर्ण आया है क, और उसके बाद क्या आया? अनुनासिक म आया है। तो क वर्ग अपने ही पांचवें अक्षर में यानी कि अंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वांग मायम।
हमारा थर्ड एग्जाम्पल है पद धन नग। अब देखिए यहाँ पे द जो है ये त वर्ग का ही तीसरा वर्ण है, ठीक है। त थ द द न होता है ना, तो उसी का तीसरा वर्ण है। उसके बाद क्या अनुनासिक न आया है, तो ये द जो है वो अपने ही पांचवें में यानी कि न में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पन्नग। तो देखिए अनुनासिक संधि को पहचानने का क्या तरीका है कि इसमें दो अनुनासिक एक साथ आते हैं। देखिए अंगम न फिर न म, ये दो अनुनासिक एक साथ आते हैं, जिसमें से पहला जो होता है वो आधा होता है और दूसरा आधा या पूरा दोनों हो सकता है। मैक्सिमम टाइम्स ये पूरा ही होता है। तो इस तरीके से आप इसको अनुनासिक संधि को पहचान सकते हैं। जो हमारा पांचवा संधि है वो है छेज संधि। इसका सूत्र होता है छेज, सेम वही होता है, इसको याद करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए होता क्या है, जब स्वर के बाद छ आ जाए, ठीक है, स्वर के बाद कोई भी स्वर हो, अ हो, ई हो, उ हो, कोई भी स्वर हो, उसके बाद अगर छ आता है, छतरी वाला छ आता है, तो स्वर और छ के बीच में, दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, च का आगम हो जाता है। जैसे मैंने क्या कहा कि यदि स्वर है, कोई भी स्वर है, उसके बाद अगर छ आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है। इसको आगे एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं, देखिए जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है अनु प्लस छेद। तो देखिए यहाँ पे न में क्या छिपा हुआ है, कौन सा स्वर है, उ स्वर है, ठीक है, उ स्वर छिपा हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं न प्लस उ। और इसके बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो किसी भी स्वर के बाद जब छ आता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, छ का आगम हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अनुच्छेद, ठीक है। इसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है स्वधन छंद। अब देखिए व में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है, ठीक है, अ छिपा हुआ है। और अ के बाद क्या आ रहा है, स्वर के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं स्वच्छंद। इसको पहचानना भी बहुत आसान है। देखिए जब आपको एक साथ च और छ दिखे, ठीक है, च और छ दिखे, तो समझ जाइए कि ये छेद च, देखिए छ पहले और च बाद में, छेद संधि है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट संधि है वो है तोरली संधि। इसका सूत्र क्या होता है, तोरली, ठीक है, जो संधि का नाम है उसी के नाम पे सूत्र का भी नाम है। तो इसके अंतर्गत हम क्या बता सकते हैं, जैसे देखिए यदि त वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे त थ द ध न। यदि त वर्ग के बाद ल आता है, ठीक है, त वर्ग के बाद तोरली, त वर्ग के बाद यदि ल आता है, तो जो हमारा त वर्ग होता है वो जो होता है ल में ही परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मैंने लिखा त वर्ग, ठीक है, त वर्ग में आपको पता ही है क्या क्या आता है। इसके बाद जब ल आता है तो ये जो त वर्ग है वो सिर्फ ल में परिवर्तित होता है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। देखिए इसको एग्जाम्पल से आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा उत धन लास। अब देखिए त वर्ग का पहला ही वर्ण है त, और त के बाद क्या आ रहा है, ल आ रहा है, तो त वर्ग किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। तो त वर्ग किस में बदल जाएगा, ल में, तो ये हो जाएगा उल्लास। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है विद्वान प्लस लिखती। अब देखिए त वर्ग का 5वां वर्ण आया है न, तो ये न के बाद क्या आ रहा है, ल आ रहा है, तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा, ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विद्वान लिखती। तोरली संधि को भी पहचानना बहुत आसान है। देखिए जब 2 ल एक साथ आपको दिखे तो आप समझ जाइए तोरली संधि है। इसमें क्या होता है कि जो पहला ल होता है वो आधा होता है, दूसरा ल पूरा होता है, ठीक है। तो 2 ल आपको साथ में दिखे तो वो कौन सी संधि है, तोरली संधि है। जो हमारा नेक्स्ट संधि है वो है जसत्व संधि। इसका सूत्र क्या होता है, झलाम चसवंते, ठीक। अब इसके अंतर्गत मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। देखिए 5 वर्ग का व्यंजन, 5 वर्ग यानी कि क च ट त प, 5 वर्ग होते हैं, इनका कोई भी व्यंजन आए, इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए, आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो उसकी जगह पे कोई स्वर आए, स्वर भी नहीं आता है तो य र ल व आए, मतलब कि अंतस्थ व्यंजन आए, तो क्या होता है कि 5 वर्ग का जो व्यंजन होता है वो उसी वर्ग के
तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि 5 वर्ग का कोई व्यंजन हो, पाँचों वर्ग का कोई भी व्यंजन हो, उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए। अब देखिए, जैसे क वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन क्या होता है, ग और घ होता है। इसी तरीके से च वर्ग का क्या होता है, ज और झ होता है। और भी वर्ग कैसे ही होते हैं, ये ना आए तो इनकी जगह पे स्वर आए, ये भी ना आए तो य, र, ल या फिर व आए। तो क्या होता है कि जो ये व्यंजन होता है ये अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है वाक धन ईश। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क वर्ग के बाद हमारा क्या आया, स्वर आया, ई आया है। तो जब क वर्ग के बाद किसी भी वर्ग के व्यंजन के बाद स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है, तीसरे व्यंजन में। तो क अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में, और क वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या होता है, ग होता है। तो ये ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए ग के बाद क्या है, ई, ईश। ठीक है, तो ये वाला जो स्वर है इस वाले व्यंजन को कंप्लीट करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, वागीश। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है उत धन धार। ठीक है, उत धन धार। तो देखिए त के बाद उसी ही वर्ग का चौथा व्यंजन आया है, ध आया है, त थ द ध न। तो त वर्ग के बाद उसी का ही चौथा व्यंजन आया है, तो किसी भी वर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आ सकता है। तो ये क्या होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। और त वर्ग का तीसरा क्या होता है, द होता है। त वर्ग का इसका जो तीसरा वर्ण होता है वो होता है द। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उद्धार, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धार। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट है व्यंजन संधि का प्रकार वो है चरत्व संधि। इसका सूत्र होता है खरी च। अब इसको समझते हैं क्या होता है। तो देखिए किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए, कोई भी वर्ग हो सकता है, क च ट त प 5 वर्ग होते हैं, उसमें से किसी भी वर्ग का अगर तीसरा और चौथा व्यंजन आता है और उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा व्यंजन आता है, वो ना आए तो क्या है, स श श ह आए। ठीक, तो क्या होता है, जो तीसरा और चौथा व्यंजन जो आया रहता है वो अपने ही पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी वर्ग का, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए किसी भी वर्ग का क्या हो, तीसरा या चौथा व्यंजन हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, कोई भी वर्ग हो सकता है, ये ना आए तो क्या है, श श श, तीनों प्रकार के श या ह ये आ सकते हैं। तो ये वाला जो व्यंजन होता है ना, तीसरा या चौथा, ये क्या होता है, अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए मैंने लिखा भवद धन टीका। अब देखिए भवद में जो द आ रहा है ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है, त वर्ग का तीसरा वर्ण, और उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, तो पहला दूसरा ट वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, ट ही होता है। तो तीसरे के बाद पहला वर्ण आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा, पहले, ये जो तीसरा वाला व्यंजन है वो अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में। तो द किस वर्ग का होता है, त वर्ग का होता है। तो ये त वर्ग के पहले वर्ण में, तो त वर्ग का पहला वर्ण त ही होता है, तो इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, भवत टीका। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे देखिए लिभ धन शा। तो जो भ होता है वो प वर्ग का चौथा व्यंजन होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, स आ गया। ठीक है, तो चौथे व्यंजन के बाद स आता है, तो ये जो चौथा व्यंजन होता है वो अपने के ही पहले वर्ण में, और पहला वर्ण क्या होता है, ये प वर्ग का है, तो प वर्ग का पहला वर्ण प हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिप्सा। यहाँ पे हमारा व्यंजन संधि समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए ये विसर्ग है और विसर्ग के साथ हम स्वर को लें या विसर्ग के साथ हम व्यंजन को लें, तो इनका आपस में मेल होने से ही जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे इसका एग्जाम्पल है मन धन रथ। तो ये इसका संधि क्या हो जाएगा,
मनोरथ। ठीक है, अगर इसी तरह हम लिखें राम धन चलती, तो इसका संधि हो जाएगा रामस चलती। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये संधि कैसे हो गया। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से मन धन रथ का संधि मनोरथ हो रहा है। आइए तब संधि के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट विसर्ग संधि का प्रकार है वो है विसर्जनीय श। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद दंत श त थ, या विसर्ग के बाद तालव्य श च छ, या फिर विसर्ग के बाद मूर्धन्य श और ट ठ आए, तो ये क्रमशः दंत श, तालव्य श और मूर्धन्य श हो जाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि यदि विसर्ग के बाद दंत श आए, या फिर क्या आए, त या थ आए। ठीक, दूसरा मैंने कहा कि यदि विसर्ग के बाद तालव्य श या फिर च या छ आए। तीसरा मैंने कहा कि यदि विसर्ग के बाद मूर्धन्य श, ट और ठ आए, तो ये क्रमशः विसर्ग जो होता है ये दंत श, ये तालव्य श और ये मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, ये विसर्ग के बाद दंत श आ रहा है और त और थ का उच्चारण भी कहाँ से होता है, दंत से होता है, इसलिए विसर्ग दंत श में परिवर्तित हो गया। तालव्य श और च छ, इसका भी उच्चारण तालु से होता है, इसलिए तालव्य श में परिवर्तित हो गया। ये मूर्धन्य श है और ट और ठ का उच्चारण भी कहाँ से होता है, मूर्धा से ही होता है, तो ये मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया। आइए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है नी धन तारण। अब देखिए, ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है, त आया है। तो हमें पता है कि यदि विसर्ग के बाद त आता है तो विसर्ग जो है वो दंत स में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि त का उच्चारण भी कहाँ से होता है, दंत से होता है। तो देखिए, विसर्ग किस में बदल जाएगा, दंत श में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, निस्तारण। क्या लिख सकते हैं इसको, निस्तारण। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए अगर हमारा एग्जाम्पल है नी धन छल, तो देखिए यहाँ विसर्ग के बाद क्या है, छ है, और छ का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है, इसलिए विसर्ग किस में बदल जाएगा, तालव्य श में। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चल। अगर इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लें, दु धन शासन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विसर्ग है उसके बाद से तालव्य श आ रहा है। तो विसर्ग के बाद तालव्य श आ रहा है, तो ये विसर्ग भी किस में बदल जाएगा, तालव्य श में बदल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दुशासन। अगर इसका एग्जाम्पल हम ले नी धन ठुर, तो देखिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ठ आ रहा है, और ठ का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से, इसलिए ये वाला विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो नी धन ठुर का संधि क्या हो जाएगा, नी है और ये विसर्ग मूर्धा, मूर्धन्य श, तो निष्ठुर, इसका संधि हो जाएगा निष्ठुर। तो ये हमारा विसर्जनीय श संधि है। और यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल बताया था राम धन चलती, ये देखिए इसी विसर्जनीय श के अंतर्गत ही किया गया है। विसर्ग के बाद क्या है, च आया है, और जब विसर्ग के बाद च आता है तो विसर्ग किस में बदल जाता है, तालव्य श में। तो देखिए ये तालव्य श में परिवर्तित हो गया यहाँ का विसर्ग, तो रामस चलती। ठीक है, अब दूसरा हमारा है उत्व संधि। उत्व संधि में हमें दो पार्ट पढ़ना है। पहला है हसी च। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए, ठीक, और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, और अगर ये नहीं आता है तो य, र, ल, व, ह आए, तो विसर्ग क्या हो जाता है, विसर्ग जो होता है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब विसर्ग ओ में कैसे परिवर्तित होता है, देखिए पहले जो विसर्ग होता है वो ओ में परिवर्तित होता है, फिर पहले वाला जो अ होता है और ओ मिलके दोनों गुण संधि के द्वारा ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि हमारा विसर्ग जो होता है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि यदि विसर्ग के बाद, आप लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, विसर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का, कोई भी वर्ग, पांचों वर्ग में से भी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा आए, या फिर य, र, ल, व और ह आए, तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, हमने ऊपर बताया था मन धन रथ, ये किस संधि से होगा, तो देखिए ये उत्व संधि के द्वारा ही होता है। तो अगर हम ले लें मन धन रथ, तो देखिए यहाँ पे जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद हमारा क्या आ रहा है, र आ रहा है, और जब विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं मन धन ओ धन रथ। तो देखिए ये ओ जो है इस वाले न को कंप्लीट करेगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनोरथ। ये एग्जाम्पल मैंने ऊपर भी आपको बताया था। तो ये हो गया मनोरथ, ठीक। अब दूसरा ये उत्व संधि का अतो रोर प्लुताद प्लुते, ठीक है। तो इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, ठीक, यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, ठीक, तो क्या होता है कि जो विसर्ग होता है उसके स्थान पर ओ हो जाता है। कैसे, ये विसर्ग बदलता है ऊ में, और ये अ ऊ मिलकर के गुण स्वर संधि के द्वारा ओ में बदल जाते हैं। और जो बाद वाला अ होता है ये हमारा किस में बदल जाता है, ये हमारा बदल जाता है अवग्रह में, ठीक है, ये हमारा अवग्रह में बदल जाता है। अब जैसे देखिए मैंने बोला कि इसका एग्जाम्पल है राम धन अपी। तो देखिए यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के पहले म में भी अ छिपा हुआ है और विसर्ग के बाद भी क्या है, अ है। तो ये वाला विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में, और ये वाला अ किस में बदल जाएगा, अवग्रह में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, म पे जब विसर्ग का ओ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रामो, और यहाँ पे अवग्रह का चिन्ह अपी, तो रामो अपी। देखिए लिखते ड की तरह है लेकिन इसका सेंस अ ही होता है, ठीक, और यह अवग्रह का चिन्ह। अगर आपको पूछता है कि मन धन रथ का किस संधि के द्वारा संधि किया गया है, तो आप बताएंगे उत्व संधि के द्वारा। आप ये नाम नहीं बताएंगे, आप उत्व संधि ही बताएंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है स धन अपी। तो देखिए यहाँ पे विसर्ग के पहले स में अ छिपा हुआ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, और ये वाला अ अवग्रह में। तो हम क्या लिख सकते हैं, स में जब ओ की मात्रा लगाएंगे तो सो अपी। यहाँ पे हमारा विसर्ग संधि समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।